औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो टॉपिक है, इससे पहले गैस लॉज में हमने बॉयल्स लॉ को कवर किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ, और हमने यही गैस लॉज पे कंटिन्यू करना है जिसमें मुख्तलिफ लॉज और भी हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा? इसकी स्टेटमेंट को अगर हम लिखें ना, तो इसकी स्टेटमेंट में है at constant pressure, at constant pressure। अच्छा, ये कौन से प्रेशर की बात हो रही है? ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas, given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature equal to absolute temperature। तो बेटा जी यहाँ पे सबसे पहले तो उसने एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर दिए? कांस्टेंट कर दिया। जब उसने एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट किया तो दूसरी चीज़ क्या कांस्टेंट है? गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी नंबर ऑफ मोल जो है, नंबर ऑफ मोल वो कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल क्या है? कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल यानी कांस्टेंट कौन कौन से फिगर है? दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, एक है एक्सटर्नल प्रेशर और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल, ये कांस्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ये हम किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये क्या होता है? तो बेटा जी अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में हो, ठीक है, दो स्केल्स होते हैं, एक डिग्री सेल्सियस स्केल होता है और एक केल्विन स्केल होता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में हो तो इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी जब टेम्परेचर केल्विन स्केल में है। अच्छा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन में वो टेम्परेचर कितना होता है? वो टेम्परेचर होता है 373.16 केल्विन। और अगर ये कम हो के 25 डिग्री सेल्सियस हो तो ये होता है 298.16 केल्विन। और अगर ये कम हो के 0 डिग्री सेल्सियस हो तो ये होता है 273.16 केल्विन, ठीक है। यानी अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब केल्विन में वो टेम्परेचर कितना होगा? 273। अगर हम 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन की, ठीक है, 0 केल्विन, तो 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? -273.16 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, ठीक है। यानी वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में -273.16 होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है।
ठीक हो गया। तो केल्विन स्केल टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम मज़ीद बात करें तो जो टेम्परेचर है जब हम बढ़ाएंगे केल्विन स्केल में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम है गैस का वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि अगर हम एक बैलून ले लें, ठीक है, एक बैलून ले लें, ये बैलून का एक ख़ास वॉल्यूम है, ठीक है, और इस वक्त टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इस बैलून को एक कंटेनर में डालते हैं, ठीक है, इस बैलून को क्या करते हैं एक कंटेनर में डालते हैं और ऊपर से हम इसमें लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो गिरा देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, इसका टेम्परेचर, ठीक हो गया, इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि ये बैलून जो है वो अपना वॉल्यूम जो है वो कम कर देता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। कितना हो जाता है वॉल्यूम, ठीक हो गया, पहले वो इतना होता है तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब वॉल्यूम उसका कम हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या, कि जब हमने लिक्विड नाइट्रोजन उसके ऊपर गिराया तो उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया। तो टेम्परेचर के डाउन होने से बैलून का जो वॉल्यूम है कम हो गया। ठीक हो गया। तो क्या वजह होती है टेम्परेचर कम करने से, ऐसा क्या होता है कि जो वॉल्यूम है गैस का वो कम हो जाता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on volume of gas, temperature on volume of गैस, कि गैस के वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो बेटा जी इसमें यह है कि एक्चुअली जब हम टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं ना, ठीक है, टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल चेंज होता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है, बल्कि एक्चुअली प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल या कम होगा या बढ़ जाएगा, डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसके बढ़ने से एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, इस सारे पॉइंट को अगर हम स्टडी करें तो इस पॉइंट की वजह से क्या होता है, एक्चुअली नंबर ऑफ कोलिजन्स का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स का ताल्लुक किसके साथ होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो जब आप, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी हम इसको कह सकते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर इंक्रीज करेगी तो जाहिर है जो प्रेशर ऑफ गैस है वो इंक्रीज करेगा। तो जब प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज करेगा तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो भी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस रिलेशनशिप को हम टेम्परेचर, इस वजह से हम इस तरह, इस लॉ में इस तरीके से लिखा जाता है। अब आ जाते हैं कि मैथमेटिकली इस लॉ की क्या फॉर्मेशन है, उसको हम देखते हैं मैथमेटिकली। अगर हम मैथमेटिकली इस लॉ को देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस करनी है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक हो गया। और इस वक्त एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स,
कि नंबर ऑफ मोल्स और एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम कांस्टेंट कर दें तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं तो के का साइन लगेगा जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा इनटू टी जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। अब अगर हम टी को इस साइड ले आते हैं तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू के। कि अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो लें तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर होता है। दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक हो गया, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसमें हम अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक सिलेंडर है, ठीक है, विद मूवेबल पिस्टन, ठीक है, इसके ऊपर जो पिस्टन है वो मूवेबल पिस्टन लगा हुआ, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, दिस इज मूवेबल पिस्टन, ये लगा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर गैस पार्टिकल, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या है 1 atm या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, हम ना फिर इस गैस को हीट करते हैं, ठीक हो गया, इस गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देते हैं, ठीक हो गया। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो ये जो पिस्टन होगा वो यहाँ की बजाय कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है, और कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक हो गया। यानी पहले पिस्टन यहाँ था, अब गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। और पहले जो पिस्टन है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, और पिस्टन मूव करके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, यहाँ पे वॉल्यूम V1 था और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, ठीक हो गया। ये वॉल्यूम क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर कितना हो गया, T2 टेम्परेचर हो गया। तो T2 टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम क्या है V1, वॉल्यूम जो दूसरा हो गया वो V2। जो हमने प्रेशर है इसके ऊपर जो लगाया हुआ है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, प्रेशर को हमने चेंज नहीं किया। तो ये सिचुएशन होगी जब हम क्या करेंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल वो बढ़ जाएगी, तो इस तरह पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा, तो ये सिचुएशन हो, ठीक हो गया। अब अगर हम इस जो वॉल्यूम है उसको देखें तो वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है T1 है, जो कि इक्वल है K के। यहाँ पे वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर क्या है T2 है, जो कि इक्वल है K के। तो अगर हम ये दोनों K की इक्वल हैं तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसके ज़रिए हम
पूरी साइंस समझते हैं चार्ल्स ला की, ठीक है, जिसके ज़रिए रिलेटिव स्टडी हो सकती है, यानी एक ही गैस हो उसकी हम कंडीशंस अगर चेंज कर रहे हो तो उसमें किसी चीज़ का पता ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर पहले आपने बता दिया, दूसरा टेम्परेचर भी बता दिया, वॉल्यूम पहला बता दिया, दूसरे का नहीं पता, तो वो आप निकाल सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है वो इसमें हो सकती है। अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें कुछ सवाल हैं जो कि हमने उनको देखना है, ठीक है, कि वाई एक्सटर्नल प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट क्यों रखा है। तो बेटा जी एक्सटर्नल प्रेशर के चेंजेस के बारे में बताया है कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो तो उसके बढ़ने से जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इस डिक्रीज करने की वजह से, ठीक है, हम एक्चुअली वॉल्यूम और टेम्परेचर का ठीक ठीक रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं। इस वजह से हमने एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, वरना अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो ये क्या कर देगा, ये वॉल्यूम ऑफ गैस को डिस्टर्ब करेगा, जिससे हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगला सवाल जो इसमें आता है वो है बाय नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट कि हमने ये क्यों कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब ये है, आपको पता है कल मैंने बताया था कि जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाएंगे तो उसके बढ़ने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें, नंबर ऑफ मोल भी और एक्सटर्नल प्रेशर भी वॉल्यूम ऑफ गैस को इफेक्ट करते हैं। इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, उसमें प्रेशर का बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो दोनों चीज़ें ही वॉल्यूम को इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये दो चीज़ों को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। अब हम अगर अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट लॉ का नाम है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है। एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, एंड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर the volume of gas is directly proportional to number of moles of गैस के मोल्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इस बात को समझें तो 1 मोल जो होता है उसका क्या मतलब होता है, 1 मोल गैस का क्या मतलब है। 1 मोल गैस का मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules of गैस, ठीक है। तो जब आप ये वाला नंबर जो मोल है, ठीक है, जो मोल है, सही है, तो ये जब आप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जब आप बढ़ाते हैं
तो मोल के बढ़ाने की वजह से क्या होता है, मोल के बढ़ाने की वजह से जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक हो गया, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर डिक्रीज करेंगे मोल्स को तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक हो गया, तो इस वजह से मोर नंबर ऑफ molecules will occupy more space। ठीक है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली अगर इसको लिखें, मैथमेटिकली ये बात है कि एक्चुअली जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के एन और V ओवर एन इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप, ये अब हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक हो गया, तो इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उन कांस्टेंट में जो चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर और दूसरी चीज़ है टेम्परेचर और एक्सटर्नल प्रेशर को हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से जो है वो एवोगैड्रोस लॉ को जो है वो स्टडी किया। अगर हम एक छोटा सा MCQs बनाएं, ठीक हो गया, MCQs जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ, तो स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टडी द relationship between volume and pressure, एक्सटर्नल प्रेशर। वॉल्यूम और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच कौन सा ऐसा लॉ है जो कि स्टडी करता है। ठीक हो गया, तो बॉयल्स लॉ करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या करते हैं, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है। एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को स्टडी किया जाता है। ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन के बारे में होता है। ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के बारे में। ठीक हो गया, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जब भी कोई स्टेटमेंट ऊपर लिखा आ जाए, ठीक हो गया, तो इसमें ये MCQs आ जाए। आगे B, C ऑप्शंस हैं प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स, ठीक, और टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर। अब MCQs बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर
नॉट बी एक्सेलेंट। यहाँ पे हम नन ऑफ दीज कर देते हैं, नन ऑफ दीज, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर will not change during Boyle's law। बॉयल्स लॉ के दौरान कौन सा फैक्टर चेंज नहीं होता? तो वो है मोल, वो है मोल। टेम्परेचर भी हो सकता था, यहाँ पे इसका जवाब टेम्परेचर भी है। अगर टेम्परेचर लिखा होगा तो वो ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन बने हो जैसे पहला ऑप्शन हो, ठीक है, टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन हो प्रेशर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो वॉल्यूम, चौथा ऑप्शन हो तीसरा ऑप्शन हो नंबर ऑफ मोल्स, और चौथा ऑप्शन हो बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो चेंज नहीं होते ड्यूरिंग बॉयल्स लॉ। तो इस तरह के बेतहाशा एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं, जो कि आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक हो गया। और वर्कशीट्स को, अगर वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जाती है तो उसको सॉल्व करने से एमसीक्यूज वगैरह गिवन होंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।